हेलो स्टूडेंट्स, तो आज पढ़ लेते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रेजोनेंस एंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर। यूनिट फर्स्ट है मोलेकुलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। बस बोर्ड पे फोकस रखना। आई होप कि ये टॉपिक आपके माइंड में होगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझना यार ठीक से, क्योंकि केमिस्ट्री इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट। ओके, तो मैं डाल देता हूँ हेडिंग। क्या हेडिंग है हमारा? रेजोनेंस। वाओ सर, कितना टॉप हेडिंग है। रेजोनेंस, हाँ वही रेजोनेंस, उसको हिंदी में बोलते हैं हम अनुनाद। पता तो चले कि हिंदी में बोलते क्या है। अब यार ये अनुनाद होता क्या है? सर ये पहले बताओ कि अनुनाद क्या होता है, बाद में लिखवाना आप। अच्छा, अनुनाद क्या होता है? देखो, आप किसी लड़के को देख के जज कर लेते हो कि यार वो लड़का ठीक नहीं है, वो लड़का ऐसा है या वो लड़का वैसा है, उसके गुण ठीक नहीं है, लेकिन आप उसको देखकर उसके सभी गुणों का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। क्या पता वो अंदर से कैसा है, गुस्सा कितना आता है, कितना हंसता है, क्या करना चाहता, क्या नहीं करना चाहता, उसके सारे गुणों को आप उसको देख के अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके साथ मिलजुल के रहना पड़ेगा, तब अंदाज़ा लगाओगे आप कि लड़का है किस टाइप का। वही कहानी ये होने वाली है रेजोनेंस। किसी भी एक संरचना द्वारा आप किसी यौगिक के सभी गुणों को नहीं समझा सकते मेरे दोस्त। समझ लो, किसी एक संरचना द्वारा किसी यौगिक के सभी गुणों को स्पष्ट नहीं किया जा सकता। ये लाइन में लिखने वाला हूं, ध्यान देना। किसी एक संरचना द्वारा, समझ में आ जाएगा, बड़ा इजी टॉपिक है। किसी एक संरचना द्वारा, ओके सर, किसी एक संरचना द्वारा, ठीक है भाई, किसी यौगिक के सभी गुणों को, ध्यान देना बेटे, सभी गुणों को, जितने भी प्रॉपर्टीज होती हैं सभी गुणों को स्पष्ट नहीं किया जा सकता, स्पष्ट नहीं किया जा सकता। वाह, क्या लाइन लिखी है मैंने समझा दिया आपको, समझ गए हो एग्जाम्पल से। भाई किसी एक संरचना द्वारा किसी यौगिक के सभी गुणों को स्पष्ट नहीं किया जा सकता। ओके, देखो जरा थोड़ा सा एग्जाम्पल में हम डिस्कस कर लेते हैं कि भाई मेरे पास एग्जाम्पल क्या होता है। हल्का सा एग्जाम्पल मैं लिखवाऊंगा तुम्हें। जैसे देखो मेरे पास ये है SO2, इसको बोलते हैं हम सल्फर डाइऑक्साइड। समझ गए क्या नाम है इसका? सल्फर डाइऑक्साइड। अब देखो इसकी कितनी संरचनाएं होंगी, ज़्यादा ध्यान देना। इसको मैं अगर लिखूं तो मैं कुछ इसको इस टाइप से भी लिख सकता हूं, ठीक है। ये मेरे पास डबल बॉन्ड है और ये मेरे पास आ गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, यानी कि O। ओके, अगर मैं इसको कुछ इस टाइप से लिखूं तो ये होता है रेजोनेंस का सिंबल। किसका? रेजोनेंस का सिंबल। देखो, किसी चीज़ को याद करना हो तो एग्जाम्पल पहले करो, उसका एग्जाम्पल पहले समझो, तब जाके थ्योरी याद हो जाएगी। मैंने बोला कि किसी एक संरचना द्वारा किसी यौगिक के सभी गुणों को स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। अब देखो, ठीक, इसके बाद अगर मैं सेकेंड संरचना लूँ तो भाई मेरे पास सेकंड संरचना कुछ इस टाइप से हो सकती है। ये जरा ध्यान देना, कुछ इस टाइप से सेकंड संरचना हो सकती है। हो गई सर। अगर मैं ये दोनों की दोनों, ये जो मेरे पास मैंने स्ट्रक्चर बनाई है, ये दोनों की दोनों, इनको बोलते हैं बेटा हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर। क्या नाम है इनका? रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है और बेटा ये मेरे पास कौन से स्ट्रक्चर है? सेकेंड स्ट्रक्चर है। इन दोनों को बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। और जो ये तीन, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड बोल दिया मैंने इसको, से तीन डंडों द्वारा जो दर्शाया जाता है, ये होता है तुम्हारे पास डॉट 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 डॉट, ठीक है। ये होता है तुम्हारे पास रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलते हैं इसको? रेजोनेंस हाइब्रिड। ध्यान देना बेटे, इसको क्या बोल दिया मैंने? इसको बोला था रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड। अब समझ में आ गया होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड। यानी कि अगर इस यौगिक के सभी गुणों को समझना है तो आपको इन दो संरचनाओं का सहारा लेना पड़ेगा। अगर इस यौगिक के सभी गुणों को समझना है तो इन दो संरचनाओं का सहारा लेना पड़ेगा। कुछ गुण ये संरचना बताएगी और कुछ गुण ये वाली संरचना बताएगी। ओके, तो दोनों संरचनाएं मिलकर रेजोनेंस हाइब्रिड बनाती हैं। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये होता है, इसके लिए भिन्न भिन्न संरचनाएं, ध्यान देना, इसके लिए किसके लिए बेटे? इसके लिए भिन्न भिन्न संरचनाएं, इसके लिए भिन्न भिन्न संरचनाएं, ठीक है, इसके लिए भिन्न भिन्न संरचनाएं, ठीक है। वास्तविक संरचना, किसी एक संरचना द्वारा किसी यौगिक के सभी गुणों को स्पष्ट नहीं किया जा सकता। इसके लिए भिन्न भिन्न संरचनाएं मिलकर वास्तविक संरचना के लिए योगदान देती हैं। मिलकर वास्तविक संरचना के लिए क्या करती हैं बेटे? वास्तविक संरचना के लिए योगदान देती हैं, संरचना के लिए योगदान देती हैं। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये होता है
योगदान देती हैं। ठीक है, ध्यान देना, इसके लिए भिन्न भिन्न संरचनाएं मिलकर वास्तविक संरचना के लिए योगदान देती हैं। अर्थात अगर मैं लिख सकूं तो वास्तविक संरचना, मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये जो वास्तविक संरचना होती है, ध्यान देना लाइन पे, कि वास्तविक संरचना इन सभी संरचनाओं का मिक्सचर होती है। वास्तविक संरचना इन सभी संरचनाओं का मिक्सचर होती है। ध्यान देना है, इन सभी संरचनाओं का क्या होती है बेटे, इन सभी संरचनाओं का मिक्सचर होती है। ध्यान दो जरा लाइन पे, मैंने क्या लिखा, मिक्सचर होती है। ओके, मिक्सचर होती है, लाइन पे ध्यान दो। इस घटना को हम क्या बोलते हैं बेटे, इस घटना को रेजोनेंस कहते हैं। इस घटना को रेजोनेंस कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा, आराम से याद कर लोगे। इस घटना को रेजोनेंस कहते हैं। बताओ क्या है यार इसकी परिभाषा में, क्या है इसकी परिभाषा में? बड़े बड़े अच्छों से ये बोर्ड पे लिखा नहीं जाता। ठीक है, तो ध्यान देना, जैसे मैं लिख रहा हूँ यही तुम्हारे नोट्स हैं, किसी नोट्स की जरूरत नहीं है, बस यही पढ़ते रहो आप। ठीक है, तो वास्तविक संरचना इन सभी संरचनाओं का मिक्सचर होती है। इस घटना को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। और इन सभी संरचनाओं को रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं, या बोलते हैं हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। ध्यान देना, इन सभी संरचनाओं को, ठीक है, ध्यान दो बेटे जरा बोर्ड पे, इन सभी संरचनाओं को, ठीक है, इन सभी संरचनाओं को, इन सभी संरचनाओं को हम क्या बोलते हैं, इन सभी संरचनाओं को रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। और ध्यान देना, इन सभी संरचनाओं को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। तो बेटे मेरे पास जो ये बनी है, ये क्या बनी है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनी है। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर, STRUCTURE पूरा लिख लियो। तो ये मेरे पास क्या बन गई, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गई। ठीक है, तो इन सभी संरचनाओं को रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। और इन सभी संरचनाओं के मिक्सचर को, इन सभी, ये जो तुम देख रहे हो ना, यहाँ मैं ओ लिख देता हूँ, जो ये तुम देख रहे हो रेजोनेंस हाइब्रिड, इस रेजोनेंस हाइब्रिड में ये दोनों की दोनों संरचनाएं शामिल हैं। ध्यान देना, इस रेजोनेंस हाइब्रिड में ये दोनों की दोनों संरचनाएं कैसी हैं, मेरे पास शामिल हैं बेटे। ठीक है, तो जितनी भी रेजोनेंस, यानी कि जो तुम्हारे पास रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, वो इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर का मिक्सचर होता है। यानी कि इन सभी संरचनाओं के मिक्सचर को, इन सभी संरचनाओं के, इन सभी संरचनाओं के, इन सभी संरचनाओं के मिक्सचर को, ध्यान दे बेटे जरा लाइन पे, मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, इन सभी संरचनाओं के मिक्सचर को रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। ये मेरे पास एग्जांपल आ गया, फर्स्ट एग्जांपल है। आप कोई सा भी एग्जांपल लिख सकते हो। ठीक है, मैं एक एग्जांपल तुम्हें और दूं, और एक एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूं, जरा थोड़ा लाइन पे ध्यान देना बेटे। दूसरा एग्जांपल मेरे पास है नाइट्रेट आयन, NO3 आयन। ये कौन सा एग्जांपल है मेरे पास बेटे, नाइट्रेट आयन का। चलो ठीक है, नाइट्रेट आयन का मैं एग्जांपल लिया मैंने, और उसको मैं अगर तुम्हें समझाऊं, देखो ये मेरे पास N है, ठीक है, ये मेरे पास O है, ये मेरे पास O है, फिर ये मेरे पास क्या बेटे, O है। ध्यान देना, मेरे पास कौन सा एग्जांपल है, नाइट्रेट आयन का। ठीक है, तो हो गए मेरे पास। अब देखो, अगर मैं यहाँ डबल बॉन्ड लगा दूं और यहाँ मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा दूं, तो इस पे मेरे पास आ जाएगा माइनस। क्या जाएगा मेरे पास, इस पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, ध्यान देना लाइन पे जरा इस पे। अब ये कैसा आ रहा है वो देखेंगे बाद में, फिलहाल तो ये है अभी कि रेजोनेंस को हम डबल हेडेड से शो करते हैं। ध्यान देना, रेजोनेंस को हम डबल हेडेड से शो करते हैं, याद हो जाएगा, रेजोनेंस को हम डबल हेडेड से शो करते हैं। और किसी भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर का कोई अस्तित्व नहीं होता, किसी भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर का कोई अस्तित्व नहीं होता। पूरे की पूरी कंप्लीट नोटिस करवा के जाऊंगा आपको आज में। ठीक है, नेक्स्ट देखना जरा ठीक से। अगर मैं इसको देखो कैसे बनाऊंगा मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर, अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, यानी कि अगर मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी कि मैं ऐसे लिख दे रहा हूं N, और ये मेरे पास O है, ठीक है, ये भी मेरे पास O है बेटे, ये भी मेरे पास क्या है, O है। ध्यान देना, मेरे पास डबल बॉन्ड याद आ जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड याद आ जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा। एक सेकंड थर्ड स्ट्रक्चर, ये तो ये मेरे पास फर्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गई, ये सेकंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गई, और मेरे पास N। अब अगर मैं बॉन्ड घुमाऊं तो ऊपर मेरे पास आ जाएगा, इधर मेरे पास माइनस आ जाएगा, ये मेरे पास डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब ये मेरे पास हो गई थर्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर। कितनी हो गई, मेरे पास 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर पाई गई हैं NO3 माइनस आयन की। ध्यान देना, कितनी हो गई, 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गई हैं किसकी, नाइट्रेट आयन की। और भी बहुत सारे इस टाइप से आप रेजोनेंस शो कर सकते हो। ठीक है, नहीं बहुत सारे, यानी कि कई होते हैं, जैसे CO2 में भी शो कर सकते हो, O3 में भी शो कर सकते हो, हर एक कंपाउंड में रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप शो कर सकते हो। ओके, एक एग्जांपल हो रहा था बेंजीन का, कभी आपने नाम सुना होगा बेंजीन का, बेंजीन नहीं बेटे, बेंजीन। ठीक है,
बेंजीन का नाम आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा। तो बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है मेरे पास C6H6 होता है। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है। इसमें 3 डबल बॉन्ड होते हैं और 3 सिंगल बॉन्ड होते हैं, वो भी अल्टरनेट होते हैं। सिंबल ऑफ रेजोनेंस बेटे शो कैसे करेगा ये शो करेगा कुछ इस टाइप से। लाइन पे ध्यान देना। अब अगर एक बॉन्ड मैंने यहाँ लगा दिया, दूसरा यहाँ तो कोई अंतर है? ये दोनों के दोनों बेटे रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। क्या है ये? दोनों की दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर होती हैं। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर होती हैं, ध्यान देना। ये दोनों की दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं और ट्रिपल बॉन्ड लगा के आप शो करते हो किसको? रेजोनेंस हाइब्रिड को। ये मेरे पास क्या है? रेजोनेंस हाइब्रिड है। ठीक है, ये क्या है बेटे? रेजोनेंस हाइब्रिड है। रेजोनेंस हाइब्रिड है। ओके सर, ये क्या है? रेजोनेंस हाइब्रिड है। और हमेशा ध्यान देना, रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर से कम होती है। यानी कि रेजोनेंस हाइब्रिड इन सभी रेजोनेंस स्ट्रक्चर का क्या होता है? मिक्सचर होता है। और रेजोनेंस स्ट्रक्चर को हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ठीक है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। फिलहाल तो एग्जांपल समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर है और दोनों की दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर किसके अंदर है? ये मैंने जो बनाया है आपका एस रेजोनेंस हाइब्रिड के अंदर है। समझ में आया? यानी कि किसी एक संरचना द्वारा किसी यौगिक के सभी गुणों को आप स्पष्ट नहीं कर सकते हो। इसके लिए भिन्न भिन्न संरचनाएं मिलकर वास्तविक संरचना में योगदान देती हैं। वास्तविक संरचना इन सभी संरचनाओं का मिक्सचर होती है, जिन्हें हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। और रेजोनेंस स्ट्रक्चर के मिक्सर को हम क्या बोलते हैं बेटे? रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर के मिक्सर को हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। एक चीज और, रेजोनेंस को हम डबल हेडेड से शो करते हैं। किस चीज को? रेजोनेंस स्ट्रक्चर को मैं लिख दे रहा हूँ बेटे, देखो जरा। रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस को ठीक है हम क्या शो करते हैं? रेजोनेंस को डबल हेडेड, ध्यान देना, डबल हेडेड। ये रेजोनेंस को हम डबल हेडेड से दर्शाते हैं। ठीक है, रेजोनेंस को जब भी रेजोनेंस को शो करोगे आप, तो रेजोनेंस को आप डबल हेडेड से शो करोगे। ये जो डबल हेडेड है आपका, तो रेजोनेंस को डबल हेडेड से शो करते हैं। डबल हेडेड मतलब एक हेड इधर को होगा और एक हेड इधर को होगा। कहने का मतलब ये कि इस वाले रेजोनेंस स्ट्रक्चर से ये वाली रेजोनेंस स्ट्रक्चर और इस वाली रेजोनेंस स्ट्रक्चर से ये वाली रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। ठीक है, और इन दोनों को जब मिलाओगे तो हमारा बनेगा रेजोनेंस हाइब्रिड। अब पढ़ लेते हैं इसके करेक्ट, अब पढ़ लेते हैं थोड़े से इसकी कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, अगर नहीं लिया है तो उतार लेना इसको, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है भाई, और अब हम पढ़ने वाले हैं कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस। ध्यान देना जरा इस लाइन पे, कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, ध्यान दो जरा बेटे बोर्ड पे, कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस। ठीक है सर, कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस, कौन कौन सी कंडीशन होंगी? रेजोनेंस। ठीक है, बहुत स्पेशल टॉपिक होने वाला, बड़ा जरूरी है इसको समझना। ठीक है, देखो जिसमें पहला नंबर क्या, देखो कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस में पहला नंबर ये होता है कि देखो जितने मैंने एग्जांपल आपको करवाए हैं ये वाले, ठीक है, इन एग्जांपल में क्या एटम ने अपनी पोजीशन चेंज करी है? एटम कभी भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता। ध्यान देना, रेजोनेंस स्ट्रक्चर में एटम पोजीशन चेंज नहीं करता, केवल इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज होती है। केवल इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज होती है, एटम कभी भी पोजीशन चेंज नहीं करता। तो पहला नंबर ये है कि रेजोनेंस, ध्यान देना बेटे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर में, ठीक है, एटम की पोजीशन मतलब स्थिति, एटम की पोजीशन चेंज नहीं होती है। ठीक है, केवल रेजोनेंस स्ट्रक्चर में एटम की पोजीशन चेंज नहीं होती। तो फिर किस चीज की पोजीशन चेंज होती है? केवल इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज होती है। ठीक है, केवल इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना बेटे, लाइन पर हर एक पॉइंट लिख लिख के बता रहा हूं, केवल इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज होती है। केवल इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या होती है बेटे? चेंज होती है। याद कर लो ठीक से, चेंज होती है। बताओ यार, अर्थात मैं यहाँ ये लिख सकता हूँ, एटम मूव नहीं करता है लेकिन इलेक्ट्रॉन मूव करता है। इलेक्ट्रॉन मूव करता है, एटम कभी भी मूव नहीं करता। लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिखने रहा हूँ कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर में एटम की पोजीशन चेंज नहीं होती है, केवल इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज होती है। सेकंड नंबर बड़ा जरूरी है इसका बेटे, सेकंड नंबर ये है कि जरा ध्यान दो, पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? बराबर होनी चाहिए। ध्यान देना, देखो कहीं भी इलेक्ट्रॉन सिर्फ चेंज करा है, हमने क्या करा? इलेक्ट्रॉनों जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है उसकी हमने पोजीशन चेंज करी है। कहीं भी हमने डबल बॉन्ड
ट्रिपल बॉन्ड नहीं तोड़ा, यानी कि हमने डबल बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहीं भी हमने नहीं तोड़ा, यानी कि पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल होनी चाहिए, कभी चेंज नहीं होगी, ये जैसे हैं वैसे के वैसे रहेंगे, सिर्फ पोजीशन चेंज करते रहेंगे अपनी। यानी कि रिजोनेंस स्ट्रक्चर में, आरएस मतलब रिजोनेंस स्ट्रक्चर में, ठीक है, रिजोनेंस स्ट्रक्चर में पेयर्ड एंड अनपेयर्ड, ठीक है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर में पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या चेंज नहीं होती है, संख्या इक्वल होनी चाहिए, इक्वल मतलब बराबर होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ध्यान देना, इस लाइन है बहुत सही लाइन है यार ये। रेजोनेंस स्ट्रक्चर में पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल होनी चाहिए। एक थर्ड नंबर और है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर की एनर्जी समान होनी चाहिए। ध्यान देना, रेजोनेंस, हाँ ठीक है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ध्यान दो, रेजोनेंस स्ट्रक्चर की एनर्जी कैसी होनी चाहिए बेटा, बिल्कुल सेम होनी चाहिए। रेजोनेंस स्ट्रक्चर की एनर्जी समान होनी चाहिए, ओके, समान होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जितनी भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड में भाग लेंगी, सबकी एनर्जी कैसी होती है, समान होती है। ध्यान देना, सबकी एनर्जी कैसी होती है, समान होती है, ठीक है। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर की एनर्जी समान होनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट देखो जरा, इसके बाद कुछ इसके गुण आ जाते हैं तुम्हारे पास, रेजोनेंस के गुण, ठीक है। ध्यान देना बेटे जरा बोर्ड पे, मैं लिख दे रहा हूँ रेजोनेंस यानी कि कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज ऑफ रेजोनेंस, हटाओ, प्रॉपर्टीज ऑफ रेजोनेंस, ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। देखो मैं सिर्फ ट्रिक बताऊंगा, समझोगे आप चीज़, ठीक है, इस चीज़ को आप समझोगे, मैं सिर्फ क्या बताऊंगा तुम्हें ट्रिक। पहले ट्रिक ये है कि ध्यान देना, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, किसी भी यौगिक की स्टेबिलिटी, ठीक है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर की संख्या पर डिपेंड करती है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, रेजोनेंस स्ट्रक्चर की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। देखो यहाँ पर 1 2 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं और यहाँ पर 1 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं, तो इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, इसकी एनर्जी क्या होगी मेरे पास, ज़्यादा हो जाएगी। तो कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी, ठीक है, काय पे डिपेंड करती है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर की संख्या अधिक होने पर स्टेबिलिटी भी कैसी हो जाती है आपके पास, अधिक हो जाती है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखो, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, ध्यान देना बेटे, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, यानी किसी भी यौगिक की स्टेबिलिटी काय पे डिपेंड करती है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर की संख्या पे डिपेंड करती है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर की संख्या जितनी अधिक होगी, उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी अधिक होगी। दूसरा सेकंड नंबर, बस, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। चाहो तो मैं लिख दे रहा हूँ, देखो, ठीक है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर की संख्या, ध्यान देना, ये पहला नंबर है मेरे पास, पहला नंबर मैंने मान लिया, रेजोनेंस स्ट्रक्चर की संख्या जितनी अधिक होगी, ठीक है, जितनी अधिक होगी, ओके, वह अणु या वह यौगिक उतना अधिक स्थायी होगा, उतना अधिक क्या होगा मेरे पास, स्थायी होगा, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर की संख्या जितनी अधिक होगी, वह यौगिक उतना अधिक स्थायी होगा। सेकंड नंबर मेरे पास आता है बेटे, बहुत स्पेशल पॉइंट है, जितना मैंने बनाया ना ये रेजोनेंस हाइब्रिड, देख रहे हो ना आप, इस रेजोनेंस हाइब्रिड की जो ऊर्जा होती है वो इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर से कम होती है यार, देख रहे हो, रेजोनेंस हाइब्रिड की जो एनर्जी होती है वो इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर की एनर्जी से कैसी होती है, कम होती है। ये लाइन में लिखने वाला हूँ, रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी, रेजोनेंस हाइब्रिड की जो एनर्जी होती है, ओके, एनर्जी जो होती है, रेजोनेंस हाइब्रिड की जो एनर्जी होती है वो बेटे रेजोनेंस स्ट्रक्चर से कैसी होती है, कम होती है। ऑलवेज याद कर लो, कैसी होती है बेटे, कम होती है। ऊर्जा में यह अंतर, ध्यान देना, ऊर्जा में यह अंतर क्या कहलाता है हमारा, रेजोनेंस एनर्जी कहलाता है, यानी कि अनुनादी ऊर्जा कहलाता है, रेजोनेंस एनर्जी कहलाता है, ठीक है, रेजोनेंस एनर्जी कहलाता है, बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है यार। जितने भी रेजोनेंस हाइब्रिड आएंगे, ध्यान देना बेटे,
जितने भी रिजोनेंस हाइब्रिड आएंगे उन सब की जो एनर्जी होती है वो इस रिजोनेंस स्ट्रक्चर से हमेशा कम होती है। अब ऐसा क्यों होता होगा उससे देखेंगे अभी आगे जब मैं रिजोनेंस एनर्जी पढ़ाऊंगा आपको, कि उस समय देखेंगे कि भाई रिजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी कम क्यों हो जाती है यार रिजोनेंस स्ट्रक्चर, जबकि रिजोनेंस हाइब्रिड तो इन सब का मिक्सचर होता है तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन फिर भी क्या होती है रिजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी रिजोनेंस स्ट्रक्चर से कैसी हो जाती है आपके पास कम हो जाती है। इसके पीछे भी रीजन देखेंगे। तो मेरे पास दो कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हो आप, एक तो स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रिजोनेंस स्ट्रक्चर, और दूसरा मेरे पास हो गया कि रिजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी रिजोनेंस स्ट्रक्चर से कैसी होती है बेटा कम होती है, ऊर्जा में यह अंतर रेजोनेंस एनर्जी कहलाता है। ये आपने उतार लिया होगा, अगर नहीं उतारा हो तो उसका स्क्रीनशॉट लेके उतार लेना। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ लिखवाने वाला हूँ कुछ और। ठीक है, थर्ड नंबर देखो जरा बेटे, थर्ड नंबर बड़ा स्पेशल है इसका। अगर थर्ड नंबर समझ में ना आया तो फिर क्या समझ में आया। और थर्ड नंबर जो होता है वो होता है हमारा, थर्ड नंबर जो आता है इसका वो थर्ड नंबर होता है कि बॉन्ड लेंथ, जरा ध्यान देना बेटे, बॉन्ड लेंथ ओके, बॉन्ड लेंथ ऑफ रिजोनेंस हाइब्रिड, बॉन्ड लेंथ ऑफ रिजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है, रिजोनेंस हाइब्रिड, हाइब्रिड, ठीक है, बॉन्ड लेंथ ऑफ रिजोनेंस हाइब्रिड बराबर नहीं होती है कभी भी रिजोनेंस स्ट्रक्चर की बॉन्ड लेंथ के। ध्यान देना, ये हमेशा कम बढ़ती होती रहती है, यानी कि बॉन्ड लेंथ ऑफ रिजोनेंस हाइब्रिड आर इक्वल टू कभी भी बराबर नहीं होती किसके बेटे, बॉन्ड लेंथ ऑफ, बॉन्ड लेंथ ऑफ रिजोनेंस स्ट्रक्चर, रिजोनेंस स्ट्रक्चर। ध्यान देना, यानी कि रिजोनेंस हाइब्रिड की बॉन्ड लेंथ ऑफ रिजोनेंस स्ट्रक्चर से हमेशा क्या होती है, या तो अधिक होगी या कम होगी, कभी भी बराबर नहीं होगी। मैं इसको इरेज कर देता हूं क्योंकि इसका भी हमारे पास कोई काम नहीं है। चौथा नंबर मेरे पास आता है अब इस चौथे नंबर पे ध्यान देना, यानी कि जो मैंने रिजोनेंस हाइब्रिड बनवाया है उस रिजोनेंस हाइब्रिड का जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है जिसको बोलते हैं हम डाइपोल मोमेंट, वो हमेशा रिजोनेंस स्ट्रक्चर से कैसा होता है तुम्हारे पास बराबर नहीं होता, रिजोनेंस स्ट्रक्चर के डाइपोल मोमेंट्स के बराबर नहीं होता। मैं ये लिखने वाला हूँ, ठीक है, यानी कि डाइपोल मोमेंट, कौन सा बेटे, डाइपोल मोमेंट, जरा ध्यान देना, डाइपोल मोमेंट ऑफ रिजोनेंस हाइब्रिड, रिजोनेंस हाइब्रिड, ध्यान दे बेटा, रिजोनेंस हाइब्रिड इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, डाइपोल मोमेंट ऑफ रिजोनेंस स्ट्रक्चर। ध्यान देना, कभी भी बराबर नहीं होता। बड़ा स्पेशल पॉइंट है यार, ठीक से समझो कि यार बॉन्ड लेंथ किसकी, रिजोनेंस हाइब्रिड की बॉन्ड लेंथ, ठीक है, रिजोनेंस स्ट्रक्चर की बॉन्ड लेंथ के बराबर नहीं होती है। ऐसी रिजोनेंस हाइब्रिड का जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो रिजोनेंस स्ट्रक्चर के द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर नहीं होता। तो कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, कितनी प्रॉपर्टीज हो गई, 4 हो गई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो 4 हमारे पास क्या आ गई है बेटे, ये प्रॉपर्टीज आ गई हैं। अब क्या करना है, अब देख लेते हैं हम रिजोनेंस एनर्जी। क्या देख लेते हैं अब हम, रिजोनेंस एनर्जी। तो यहां तक उतार लो आप, नहीं उतारा तो मैं इसको कर रहा हूं इरेज, ठीक है भाई। और अब हम देखने वाले हैं इसकी रिजोनेंस एनर्जी, कि यार इसकी रिजोनेंस एनर्जी कितनी होनी चाहिए और कैसे कैसे हम रिजोनेंस एनर्जी फाइंड करते हैं। लिख लिया होगा आप लोगों ने, ना लिख लिया तो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। देखो जरा, रिजोनेंस एनर्जी डाल देता हूं मैं हेडिंग, रिजोनेंस एनर्जी, रिजोनेंस एनर्जी। बेटे एग्जाम्पल बड़ा ज़रूरी है, जब तक आप एग्जाम्पल नहीं करोगे तब तक आपको ये समझ में आने वाली है नहीं। एग्जाम्पल जरूरी है। देखो एग्जाम्पल में लूँ, एग्जाम्पल में लेता हूँ देखो CO2 का, ठीक है, जरा ध्यान देना बेटे, कार्बन डाइऑक्साइड। ये मेरे पास एक एग्जाम्पल लिख दिया मैंने, एग्जाम्पल लिया मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका ले लिया बेटे मैंने, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसके 3 रिजोनेंस होते हैं। कितने होते हैं, 3 रिजोनेंस होते हैं। अगर मैं बना कर दिखाऊँ आपको तो C डबल बॉन्ड O, और इधर भी मेरे पास क्या रहेगा बेटे, O रहेगा। इसके बाद इसकी जो सेकेंड स्ट्रक्चर जो होती है ना वो ये होती है O ट्रिपल बॉन्ड O, ठीक है, इस पर प्लस आ जाता है, और ये मेरे पास यहाँ पे C रहेगा और ये मेरे पास O आ जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद में मेरे पास एक रिजोनेंस स्ट्रक्चर और बनती है इसकी, वो बनती है O सिंगल बॉन्ड O, ठीक, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। मेरे पास ये आ गया, तुम्हारे पास कितना बेटे O, यहाँ मेरे पास C रहेगा, इसमें मेरे पास प्लस आ जाएगा। ये मेरे पास फर्स्ट हो गई, ये मेरे पास सेकंड हो गई, ये मेरे पास क्या हो गई बेटे, थर्ड हो गई, ठीक है। तो कितने रिजोनेंस हो गए मेरे पास, 3 रिजोनेंस हो गए। कार्बन डाइऑक्साइड के 3 रिजोनेंस होते हैं, याद कर लो ठीक से, कार्बन डाइऑक्साइड के 3 रिजोनेंस हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इसकी एनर्जी मेरे पास कितनी हो गई बेटे, E1 हो गई। इसकी एनर्जी मेरे पास कितनी हो गई, E2 हो गई। इसकी एनर्जी मेरे पास कितनी हो गई, E3 हो गई, ठीक है। अब देखो मैं मान रहा हूँ यहाँ पे, जब थोड़ा ध्यान देना, मैं मान रहा हूँ कि भाई देखो CO2 के, किससे, कार्बन डाइऑक्साइड के कितने होते हैं, 3, कार्बन डाइऑक्साइड के 3 रिजोनेंस स्ट्रक्चर होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की 3
कार्बन डाइऑक्साइड की तीन रिजोनेंस स्ट्रक्चर होती हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर होती हैं जिनकी ऊर्जाएं क्रमशः E1, E2 तथा E3 हैं, E1, E2, E3, ठीक है नहीं। अब देखो सबसे कम ऊर्जा किसकी है, देखो इसको जो क्रम रहता है ना ऊर्जा का, वो क्रम ये रहता है E1 की ऊर्जा सबसे कम होगी, उससे ज़्यादा ऊर्जा E2 की होगी, उससे ज़्यादा ऊर्जा हमारी किसकी होगी, E3 की होगी। इसका मतलब ये हुआ कि E1 जब इसकी ऊर्जा कम है तो ये अधिक स्टेबल है, इसकी ऊर्जा ज़्यादा है तो ये कम स्टेबल हो गया, इसकी ऊर्जा और ज़्यादा है तो ये अधिक स्टेबल हो गया। जिसकी ऊर्जा यानी कि स्टेबिलिटी जो होती है वो ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। स्टेबिलिटी अगर ऊर्जा कम होगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और अगर ऊर्जा ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी हमारे पास कैसी होगी, कम हो जाएगी। इस पर लाइन पर ध्यान देना आप, इसकी ऊर्जा कम होती है तो ये मोर स्टेबल होता है, किसके अकॉर्डिंग, इस सेकेंड और थर्ड के अकॉर्डिंग। ऊर्जा जितनी कम होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, ऊर्जा जितनी अधिक होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। ध्यान देना, यानी कि स्टेबिलिटी ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दिमाग में फांस लो इस चीज को, क्योंकि ये चीज बड़ी जरूरी है आपके पढ़ने के लिए, ठीक है। तो अब देखो मेरे पास क्या आता है, मैं इतना लिख दिया मैंने। अब देखो सबसे मोर स्टेबल मेरे पास ये है, यानी कि अधिक स्टेबल रिजोनेंस स्ट्रक्चर की ऊर्जा मेरे पास कितनी है, E1 है। पहले मैं लिख रहा हूं एक लाइन, मैं लिख रहा हूं, देखो ध्यान देना, CO2 की वास्तविक ऊर्जा, CO2 की वास्तविक ऊर्जा, CO2 की वास्तविक ऊर्जा, ध्यान देना बेटे, CO2 की वास्तविक ऊर्जा जो मेरे पास होगी वो होगी E0। मैंने कितनी मानी है, E0। CO2 E0 मान ली, चलो मैंने CO2 की वास्तविक ऊर्जा E0 मान ली, ठीक है। अधिक स्टेबल यानी कि अधिक स्थायी, जरा ध्यान देना लाइन में बेटे, अधिक स्थायी रिजोनेंस स्ट्रक्चर की जो ऊर्जा है मेरे पास वो मैं कितनी मानूंगा बेटे, वो मैं है मेरे पास E1, क्योंकि इसकी ऊर्जा कम है तो ज़्यादा स्टेबल हो गया। तो अधिक स्थायी रिजोनेंस स्ट्रक्चर की ऊर्जा कितनी है मेरे पास, E1 हो गई। कितनी हो गई, E1 हो गई। अगर मैं यहाँ से अनुनादी ऊर्जा निकालूंगा, तो अगर मैं अनुनादी ऊर्जा मैं यहाँ से निकालता हूँ, तो अनुनादी ऊर्जा जो है यानी कि रिजोनेंस एनर्जी जब मैं निकालता हूँ तो इस E0 में से आपको E1 घटा देना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि भैया किसी अणु की वास्तविक ऊर्जा, किसी अणु की, ध्यान देना, किसी अणु की कौन सी ऊर्जा, वास्तविक ऊर्जा, किसी अणु की वास्तविक ऊर्जा, ओके सर, किसी अणु की वास्तविक ऊर्जा तथा अधिक स्थायी, ध्यान देना बेटे, अधिक स्थायी रिजोनेंस स्ट्रक्चर की ऊर्जा के अंतर को हम क्या बोलते हैं, रिजोनेंस एनर्जी कहते हैं। रिजोनेंस क्या बोलते हैं, रिजोनेंस एनर्जी कहते हैं। कितना इजी टॉपिक है, क्या टॉपिक इजी है, नहीं है। तो किसी अणु की वास्तविक ऊर्जा तथा अधिक स्थायी रिजोनेंस स्ट्रक्चर की ऊर्जा के अंतर को हम क्या बोलते हैं, अंतर को रह गया, को रिजोनेंस एनर्जी कहते हैं। ओके, देखो जिस अणु की रिजोनेंस एनर्जी अधिक होगी वो अणु अधिक स्थायी होगा, ठीक है। जिस अणु की रिजोनेंस एनर्जी, ध्यान देना बेटे लाइन पे, रिजोनेंस एनर्जी, जिस अणु की रिजोनेंस एनर्जी जितनी अधिक होगी, ओके, जितनी अधिक होगी वह अणु उतना अधिक स्थायी होगा। वह अणु उतना अधिक क्या होगा बेटे, स्थायी होगा। वह अणु उतना अधिक स्थायी होगा। इस लाइन पे ध्यान दो जरा सही करके। रिजोनेंस एनर्जी क्या होगा, किसी अणु की वास्तविक ऊर्जा तथा अधिक स्थायी रिजोनेंस स्ट्रक्चर की ऊर्जा के अंतर को हम क्या बोलते हैं, अनुनादी ऊर्जा कहते हैं। और जिस अणु की रिजोनेंस एनर्जी जितनी अधिक होगी वह अणु उतना अधिक स्थायी होगा। ध्यान देना, यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ मोलेक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिजोनेंस एनर्जी, ओके, रिजोनेंस एनर्जी। लो साहब, ये टॉपिक मेरे पास पूरे का पूरा क्लियर हो गया। तो इस वीडियो में हमने देख लिया कि रिजोनेंस एनर्जी क्या होती है, और पूरे का पूरा टॉपिक हमने कवर कर लिया। तो ये लेक्चर फर्स्ट था। अब सेकेंड लेक्चर में देखेंगे फॉर्मर चार्ज क्या होता है और उसके यूजेस आप कहाँ कहाँ कर सकते हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।